मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें पढ़ना ओआरएम है। कंप्लीट कर। हाँ बिल्कुल, ओआरएम वो जो होमवर्क दिया है वो तो करना ही है, हाँ सर वो कर तो रहे हैं। पैरेलली तुम्हें करना ही है। इसके अलावा मेटलर्जी की थ्योरी भी पढ़नी है। देखो मेटलर्जी या फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या फिर ये क्वालिटेटिव जैसे चैप्टर है ना, इनमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी। थ्योरी अगर हमारी अच्छी होगी तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो हम फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल तक पढ़ लिया था। फिर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि पहले तो हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, देन ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे बाय सम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो तरीके थे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एयर की एब्सेंस में होता है या फिर सम लिटिल अमाउंट ऑफ एयर, और किसका होता है कैल्सिनेशन? कार्बोनेटेड और जनरली, और हाइड्रेटेड और का। ऐसे ही उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी रोस्टिंग की। रोस्टिंग जनरली किनका होता है? सल्फाइड ओर्स का हम लोग करते हैं जनरली। रोस्टिंग एयर की प्रेजेंस में होता है। तो क्या होता है, सल्फाइड और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड ओर में, या फिर अगर टेम्परेचर कम और सल्फर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो SO2 की, तो सल्फेट में बनते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक। फिर उसके अलावा इन सभी के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि रोस्टिंग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। फिर रिडक्शन की बात आई थी। रिडक्शन में हमने एक तो हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन पढ़ा था, सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन पढ़ा था, कार्बन एल्यूमिनियम रिडक्शन पढ़ा था। ठीक है, फिर रिडक्शन भी पढ़ा था। एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम में क्या होता है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, डेल्टा जी नॉट एफ वर्सेस टेम्परेचर के बीच का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। डेल्टा जी नॉट एफ क्या है? फॉर्मेशन का ग्राफ है, किसका? मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का, गिव्स फ्री एनर्जी बताता है हमें। ठीक है, तो इस ग्राफ में जो सी होता है, जो को इंटरसेप्ट होता है, वो तो डेल्टा एच नॉट के इक्वल होता है, जो स्लोप होता है वो माइनस डेल्टा एच नॉट होता है। इस बात को एकदम बिठा लो दिमाग में। ठीक है, मैं मार्क भी कर देता हूँ इसको। ये रहा, ये दोनों चीज एकदम बिठा लो कि कौन इंटरसेप्ट क्या होता है और स्लोप क्या होता है। ठीक है, फिर कुछ ग्राफ्स के हेल्प से मैंने बताया था, और फिर बाद में हमने एक कंक्लूजन निकाला था। कंक्लूजन क्या था कि अगर मेटल ऑक्साइड का ग्राफ नीचे है, रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राफ ऊपर है, तो रिडक्शन नॉट पॉसिबल। बट सेकंड पॉइंट मैंने लिखा था क्या, इफ कर्व ऑफ मेटल ऑक्साइड इज अबव देन कर्व ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मेटल ऑक्साइड का कर्व ऊपर है रिड्यूसिंग एजेंट से, तो रिडक्शन मेरा पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। चलिए अब देखो हमारे पास, मैं ना एक ग्राफ बनाता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट का। तीन रिड्यूसिंग एजेंट उनके ग्राफ बनाऊंगा, वो हमें याद भी रखने हैं, मतलब ग्राफ का ट्रेंड याद रखना है। कैसे बनते हैं ग्राफ देखो। ठीक है, इसमें तीन ग्राफ में ड्रॉ करूंगा। एक ग्राफ तो देखो, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, वही सेम डेल्टा जी नॉट एफ और टेम्परेचर के बीच में है ना। एक ग्राफ तो मेरा आता है ऐसा, है ना। एक ग्राफ मेरा आता है कुछ ऐसा, और एक ग्राफ आता है मेरा, अब यार मुझे लग ही रहा था इसमें ये होगा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सर इसमें भी सर ए और बी में ऐसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या? अबे रुको रुको, सुन लो पहले, पूरी कहानी सुन लो क्या होने वाला है। ग्राफ किस चीज का बना रहा हूँ देख लो पहले एक बार, पूरा ही रब करना पड़ेगा। तीन रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राफ बना रहा हूँ, उसको देख लो पहले एक बार कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये, ठीक दिख रहा है ये। हाँ सर। चलिए, और एक ग्राफ और बना देता हूँ, उसके लिए पहले मैं एक लाइन इधर बीच से ऐसे ही ड्रॉ। तीन ग्राफ मैंने बनाए है ना, कौन सा ग्राफ किसका है ये देखते हैं हम लोग।
देखो पहला वाला जो ग्राफ है ना, पहला वाला जो ग्राफ है वो है CO से CO2 का, नीचे वाला ग्राफ है C से CO का, बीच वाला जो ग्राफ है वो C से CO2 का। इसका मतलब क्या है, जो मेरा 3 ग्राफ है, एक ग्राफ A, ग्राफ B, ग्राफ C। ग्राफ A में रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राफ बनाएं। ग्राफ A में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सामने वाले को रिड्यूस करके CO में कन्वर्ट हो गया। ग्राफ B में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सर कार्बन। कार्बन, ग्राफ बी में भी कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, बट वो सामने वाले को रिड्यूस करके खुद CO2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही ग्राफ सी में CO रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद सामने वाले को रिड्यूस करके खुद CO2 में ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों आया? देखो ये तीनों ग्राफ हमको याद रखने हैं ना, कि ऐसे ग्राफ होते हैं जब कार्बन CO में कन्वर्ट होता है तब, जब कार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है तब, जब CO CO2 में कन्वर्ट होता है तब। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ why these curves obtained like this। हमारे पास ऐसा क्यों आ रहा है, उसका एक तरीका है हमारे पास। देखो क्या, जैसे सबसे पहले बात करते हैं ए वाले कर्व की। तो ए में रिएक्शन क्या होगी? कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस। ऐसा ही बोलूंगा मैं, बोलो। अगर डेल्टा NG दिखा लो। सर एक हाँ, बार क्या ग्राफ हुआ? दिखाइए एक बार। सर एक बार ग्राफ दिखाइए। देख लिया? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। चलिए अब एक सेकंड रुको यार, मैं थोड़ा सा, मेरे को ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। देखो मैंने एक ए ग्राफ के लिए रिएक्शन लिखी है, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस। ए ग्राफ के लिए ऐसा ही रिएक्शन था। तो इसमें डेल्टा NG गैस कितना है इस ग्राफ के लिए? निकाला होगा 11th क्लास में, मैंने बताया था डेल्टा NG निकालना तुम लोगों को। EP1 वाले बच्चे बताओ कैसे निकालेंगे? गैस के मोल्स का डिफरेंस कितना है? हाफ। प्रोडक्ट साइड में गैस का 1 मोल है, रिएक्टेंट साइड में गैस का हाफ मोल है, तो प्लस हाफ। तो इस रिएक्शन में जो एंट्रोपी था, एंट्रोपी चेंज मतलब एंट्रोपी था इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो एंट्रोपी बढ़ा या घटा? घटा। एंट्रोपी बढ़ा। क्यों? बिकॉज मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। देखो सॉलिड की एंट्रोपी गैस के कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल है। जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें पढ़ाया था तो 5-7 पॉइंट्स डाल के मैंने लिखवाया था कैसे एंट्रोपी चेक करते हैं, है ना। तो डेल्टा NG प्लस हाफ है, पहले गैस के हाफ मोल थे, अब गैस का 1 मोल हो गया प्रोडक्ट में, तो डेल्टा S पॉजिटिव मतलब मोल ऑफ गैस बढ़ रहा है, इसलिए डेल्टा S पॉजिटिव आएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। बोल सकता हूं ऐसा? हाँ बताओ। और स्लोप हमने किसके इक्वल बोला था? स्लोप माइनस में डेल्टा S के इक्वल था। S0 भी बोल दो इसको ना, इसके इक्वल था माइनस में डेल्टा S0। हाँ सर। तो स्लोप कैसा आएगा इसका? डेल्टा S पॉजिटिव है तो नेगेटिव। बोलो। हाँ सर। हाँ। बताओ यार। तो बताओ ए वाले ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आ रहा है? हाँ। हाँ सर। तो इसलिए ए वाला ग्राफ नेगेटिव स्लोप का है। अब बी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। बी इसका है जब कार्बन CO2 में जा रहा है। तो देखो पहले कार्बन सॉलिड था, वो O2 गैस से रिएक्शन करके CO2 गैस में कन्वर्ट हो गया। तो डेल्टा NG क्या होगा? बोलो। डेल्टा NG क्या होगा? 0। 0। डेल्टा NG 0। तो डेल्टा S0 एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ? 0। 0 चेंज। 0।
क्योंकि पहले भी गैस का एक ही मोल था, अभी भी गैस का एक ही मोल है, तो एंट्रोपी में चेंज 0। तो एंट्रोपी में चेंज 0 है तो स्लोप क्या आएगा? 0। 0। तो देखो C से CO2 वाला ग्राफ है, ग्राफ नंबर B, क्या उसका स्लोप 0 है? हाँ सर। ऐसे ही C वाला देख सकते हैं जिसमें CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो CO गैस था, वो हाफ O2 गैस से रिएक्शन करेगा और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग डेल्टा Ng देखें तो डेल्टा Ng आएगा -12, मतलब गैस के मोल कम हो रहे हैं, तो स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा स्लोप, सॉरी डेल्टा एस नॉट नेगेटिव हो गया, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज माइनस डेल्टा एस नॉट, तो स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। बोलो। हाँ सर। तो स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो देख लो ग्राफ। अब देखो ग्राफ तीनों एक जैसे ही है, मतलब एक नेगेटिव स्लोप, तीनों स्ट्रेट लाइन ही, एक नेगेटिव स्लोप, एक पॉजिटिव स्लोप और एक जीरो स्लोप। तो तीनों को याद रखना हमारे लिए आसान हो, तो मैंने एंट्रोपी वाले मेथड से उसको एक्सप्लेन कर दिया है। इससे हम लोग इजीली याद रख सकते हैं कि C से CO वाला ग्राफ नेगेटिव स्लोप का होता है, C से CO2 वाला ग्राफ जीरो स्लोप का होता है, और CO से CO2 वाला ग्राफ पॉजिटिव स्लोप का होता है। समझ गए इतनी बात? हाँ हाँ सर। सर। चलिए, अच्छा इस पॉइंट को याद रखना, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये दोनों पॉइंट मैं वापस पढ़ देता हूं। क्या? इफ कर्व ऑफ मेटल ऑक्साइड इज एट डाउन साइड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट देन रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, और इफ कर्व ऑफ मेटल ऑक्साइड इज अबव द कर्व ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट देन रिडक्शन बिकम्स पॉसिबल, मतलब मेटल ऑक्साइड का कर्व ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ सर हम लोग ऊपर एंट्रोपी कैसे डिसाइड कर रहे हैं, एक बार बताओ ना। एंट्रोपी गैस से डिसाइड कर रहे हैं। अगर किसी भी कंटेनर में तुम या किसी भी चीज में गैस के मोल बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, गैस के मोल कम करोगे तो एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी का मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस। हाँ सर समझा। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO, है ना? मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। चलिए मैं ना कर्व बना देता हूं, फिर उसमें तुम बताना मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है जिंक के लिए। और तुम्हें एक कर्व दे रखा होगा, कर्व मैं बना के दे देता हूं। कर्व कैसा दिया होगा? ज्यादा ही ऊपर हो गया यार, ज्यादा बड़ी स्लोप हो गई। मान लीजिए इधर से ही पास हो रहा है ना। ये कर्व तो तीनों वही है, कौन कौन से हैं? ये कर्व तो तीनों वही है, ये तो CO से CO2 वाला, ये C से CO2 वाला, और ये C से CO वाला। अब इसमें बीच में किसका कर्व गिवन होगा? जिंक वाला। अब वो कर्व मुझे बनाना है ना, वो कर्व कुछ ऐसा होगा। ये कर्व है किसका? जिंक से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। तो मोस्ट सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? बताओ। सर कार्बन। कार्बन भी दो वाले हैं, कौन सा कार्बन? कार्बन से CO2 वाला सर है, कार्बन से CO वाला? C2CO वाला। C2CO, ये इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा देखो, रिडक्शन तभी होगा, रिडक्शन तभी होगा जब मेटल वाला कर्व ऊपर आ जाएगा। तो मेटल वाला कर्व यहां से ऊपर आना शुरू हुआ है ना,
हाँ सर। तो तीन टेम्परेचर में मार्क कर देता हूं, T1, T2, T3। इस एक्सिस पर टेम्परेचर होता है, इस एक्सिस पर डेल्टा जी नॉट एफ। तो देखो जब T1 टेम्परेचर को रीच कर जाएगा तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि उसके कर्व के ऊपर आ गया। जब T2 टेम्परेचर को क्रॉस करेगा तो C से CO2 वाला रिडक्शन बेस्ट हो जाएगा, और जब T3 टेम्परेचर को क्रॉस करेगा तो CO से CO2 में भी होने लगेगा रिडक्शन। बट मोस्ट सुटेबल कौन होगा? जब ZNO कार्बन के साथ रिएक्शन करके रिंग से CO में कन्वर्ट होगा, ये मोस्ट सुटेबल है। इसको मोस्ट सुटेबल क्यों बोला? लो टेम्परेचर पर, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर हो रहा है ना। रिडक्शन तभी होगा जब मेटल का कर्व ऊपर जाएगा। तो ऊपर तो हर टेम्परेचर रेंज में जा रहा है धीरे धीरे धीरे, पर सबसे कम टेम्परेचर पर C से CO में जा रहा है, इसलिए वो मोस्ट सुटेबल होगा। समझ गए? बोलो। हाँ सर। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर FeO। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन का ग्राफ दिखाइए ना एक बार। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। FeO के लिए मोस्ट सुटेबल हमने पता लगाना है ना, तो मैं पहले ग्राफ बना के दे देता हूं। अभी समझ आ रहा है कि एलिंगम डायग्राम का क्या यूज है? अगर तुम एक बार वापस शुरू से खुद पढ़ोगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि एलिंगम डायग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं। अगेन वो तीनों कार्बन वाले तीनों कर्व में ड्रॉ कर देता हूं। अब इसमें FeO वाला कर्व ड्रॉ करना है ना, वो अलग पेन से मार्क करके ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लीजिए एक कर्व है ना FeO वाला है, इनकी मैं मार्किंग भी कर देता हूं। ये C से CO है ना, ये C से CO2 है, ये CO से CO2 है, और ये Fe से FeO है। मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो। C से CO2, C से CO2 सर। तो हम लिखेंगे मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर FeO इज CO। FeO CO के साथ रिएक्शन करेगा और Fe प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मेटल का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। मेटल का ग्राफ देखो हमेशा ऊपर है लो टेम्परेचर में ही, CO से CO2 वाले केस में दिख रहा है, लो टेम्परेचर में ही देखो ऊपर है। हाँ सर। इस वाले रीजन में देखो ना, ऑरेंज वाला लाइन पहले ही ऑलरेडी ऊपर है। यस सर। तो CO से CO2 वाला बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा उसके लिए। समझ गए? हाँ सर। देखो एक मैंने ना एक ग्राफ भी ऐड किया है यहाँ पर। ग्राफ मतलब तुम देख लेना, NCERT में था तो मैंने ऐड कर दिया। ऑलमोस्ट सभी का ग्राफ बना रखा है, अगर तुम एक बार देख लोगे तो तुम्हें रफ आइडिया मिल जाएगा। बाकी कोई जरूरत नहीं है ग्राफ को याद रखने का, तो ठीक है। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मैं बीच में ये 2-4 पेज इनको डिलीट भी कर देता हूँ। सर ऐसा बोल सकते हैं क्या सर कि जहाँ पे मीन्स टेम्परेचर कम हो रहा होता है वहाँ पे रिडक्शन का ज्यादा चांस है? हाँ तो ऑब्वियसली जहाँ मेटल का ग्राफ ऊपर होगा वहीं रिडक्शन कर पाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल का ग्राफ ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली। जब कम टेम्परेचर पे रिडक्शन हो पा रहा है तो हम ज्यादा टेम्परेचर क्यों लगाएं? ओके सर। ओके सर। ठीक है।
अब देखो नोट डाल के मैंने लिखा है, एक अच्छा पॉइंट है नोट डाल के लिखा हुआ है ना, बहुत इजी भी है अच्छा भी है। मैंने लिखा है व्हाई कांट वी गेट द मेटल बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड, है ना। मतलब पता ले तो सकते हैं बट बहुत मुश्किल होगा। इसमें लिखा है व्हाई कांट वी गेट द मेटल बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड। हम लोग डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग हीटिंग से ही मेटल ऑक्साइड से मेटल क्यों नहीं निकाल लेते, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों लगा रहे हैं, तो उसका लॉजिक देखो क्या लिखा है। मैंने बोला है कि मैंने रिएक्शन करवाया मेटल ऑक्साइड का, हीट किया है ना, तो मेटल और ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो डेल्टा जी होता है रिएक्शन का। देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट क्या होगा, बहुत 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 बड़ा होगा जीरो से, क्योंकि हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया है। तो बोलो। हाँ सर। अब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। हम बोलते हैं फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच नॉट बहुत ज्यादा है ना, और डेल्टा एस नॉट भी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो ही होगा, क्योंकि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, टेम्परेचर बहुत छोटा है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट बहुत बड़ा है क्योंकि हाईली एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा एट रूम टेम्परेचर। मतलब रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर फिजिबल नहीं होगी, यही बोलना चाह रहे हैं। बोलो। तो हम बोलते हैं इफ टी इंक्रीज्ड डेल्टा जी नॉट बिकम्स नेगेटिव। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दूंगा, मैं बहुत ज्यादा कर दूंगा, तो टी डेल्टा एच नॉट का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा और वो डेल्टा एच नॉट को एक्सीड कर जाएगा माइनस करके, और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स से पूरी, कि डेल्टा जी नॉट बिकम्स नेगेटिव, है ना, डेल्टा जी नॉट बिकम्स नेगेटिव एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वी कैन गेट मेटल एट वेरी हाई टेम्परेचर। हम मेटल ऑक्साइड से मेटल निकाल सकते हैं बिना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, बट बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, उसका मैथमेटिकल लॉजिक मैंने बताया। बट इट इज हाईली uneconomically, rather it is recommended to use an external reducing agent like carbon, aluminium, magnesium etc for getting metal economically। इतनी बात समझ आई? हाँ। अब इसको है ना थर्मोडायनेमिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या। देखो थर्मोडायनेमिकली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लास्ट में नीचे वो थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन किया गया है क्या, कि देखो फॉर एग्जांपल लिखा है कि मेटल ऑक्साइड सॉलिड होगा, है ना, उसको हीट किया तो मेटल और O2 मिला, उसका डेल्टा जी नॉट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है डेल्टा जी नॉट। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एम डैश सॉलिड लिया है, ये एम डैश कौन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन से रिएक्शन करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। बोलो, इसलिए उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो उसका डेल्टा G2 मान लो सपोज करो नेगेटिव में है और माइनस में 1000 है। अब इन दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड किया तो O2 से O2 कैंसिल हुआ, तो क्या बना 2MO, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो इसको तो उसने क्या कर दिया रिड्यूस, और खुद हो गया ऑक्सीडाइज। अब इस रिएक्शन का ओवरऑल डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो हमने हमारी रिएक्शन को बिना कोई टेम्परेचर एक्स्ट्रा दिए हमारी रिएक्शन को हमने रिड्यूस कर दिया है, सॉरी रिड्यूस कर दिया है हमारे ऑक्साइड को बिना कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिए विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए हम लोग एनर्जेटिकली फेवरेबल बनाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। समझ में आई बात इतनी? बोलो। हाँ सर। तो नोट का पहला पॉइंट तो ये था, है ना, जो हमने पढ़ा था बट फिर भी मैंने उसको लिख दिया। सेकंड पॉइंट, हाइड्रोजन इज H2 is avoided as a reducing agent in metallurgy as it can form metal hydride at elevated temperature। हम लोग बोलते हैं कि जनरली हम लोग हाइड्रोजन का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं, हाइड्रोजन का हमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स के साथ ये मेटल हाइड्राइड बना लेता है। तो मेटल हमने रिड्यूस करना है, ना कि उसका हाइड्राइड बनाना है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते।
तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने मेटल को उसके हाइड्राइड में हमने अभी तक क्या देखा, मेटल को उसके ऑक्साइड में चेंज किया, फिर हमने उसका रिडक्शन किया, मेटल को उसके ऑक्साइड में चेंज किया, ऑक्साइड में चेंज करने के दो प्रोसेस थे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, देन उसका रिडक्शन किया, फिर रिडक्शन के बाद हमने एक अलिंगम डायग्राम पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है नीचे, देखो स्मेल्टिंग भी हमारे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, स्मेल्टिंग में भी हम लोग बहुत सारी नई चीजें देखेंगे। तो स्मेल्टिंग क्या होता है, देखो मैंने लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैल्साइंड और रोस्टेड ओर into metal with suitable reducing agent and flux are added at high temperature in current of hot air। हम लोग बोलते हैं कि कैल्सिनेशन में, स्मेल्टिंग में हम लोग एक तो हमारे रोस्टेड ओर या कैल्सिनेटेड ओर या कैल्साइंड ओर को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से उसको एक तो रिड्यूस तो करते हैं, साथ में हम लोग एक डेलिबरेटली हम लोग उसमें एक फ्लक्स और ऐड करते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या है, क्या नाम सुना है पहले कभी तुमने केमिस्ट्री में फ्लक्स का? बोलो। नहीं सुना? नहीं सर। तो कोई बात नहीं, फ्लक्स नाम से थोड़ा भयानक लग रहा है। अच्छा, फिजिक्स में भी तो एक फ्लक्स नाम से कोई चीज आती है ना, फ्लक्स करके। मैग्नेटिक हाँ फ्लक्स। सर, मैग्नेटिक हाँ मेरे को याद आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बाहर से कुछ एक चीज ऐड करते हैं, कोई केमिकल ऐड करते हैं जिसको हमने फ्लक्स नाम दिया है। वो केमिकल क्या करता है, इम्प्योरिटी से रिएक्शन कर लेता है हाई टेम्परेचर पर इन करंट ऑफ हॉट एयर। हॉट एयर का मतलब क्या है, गरम गरम हम लोग हवा डालेंगे गर्मा गर्म, और हवा मतलब बहुत ज्यादा गर्म होगी, ऐसी एयर डालेंगे जो बहुत गर्म हो, है ना। अच्छा, मैंने लिखा भी है नीचे फ्लक्स के बारे में, है ना, व्हाट इज फ्लक्स, है ना, फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में मैंने लिखा भी है। तो फ्लक्स क्या होता है, an intentionally added acidic or basic oxide into ore and reducing agent for removing impurities in the form of fusible slag। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हम लोग इंटेंशनली एक तो एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड ऐड करेंगे एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिमूविंग इंप्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजिबल स्लैग। स्लैग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब फ्लक्स दो तरह के हो सकते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। सॉरी, एसिडिक फ्लक्स कब ऐड करेंगे, कोई थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बता सकता है एसिडिक फ्लक्स कब ऐड किया जाएगा? सर जब जो गैंग होगा बेसिक मटेरियल होगा। यस, जब इम्प्योरिटी बेसिक होगी तब हम लोग एसिडिक फ्लक्स ऐड करेंगे, क्योंकि एसिडिक फ्लक्स बेसिक इम्प्योरिटी से रिएक्शन कर लेगा। तो इसमें लिखा हुआ है एन एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स मतलब एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं, मेटल के या नॉन मेटल के? नॉन मेटल के। बाकी कैसे चेक करते हैं, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है 11th में। एन एसिडिक ऑक्साइड B2O3 P4O10 SiO2 एक्सेट्रा व्हिच रिमूव्स बेसिक इंप्योरिटीज लाइक FeO एंड ये क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड लिखना चाह रहे होंगे, है ना, CaO। अब देखो कैसा होता है, रिएक्शन भी लिखा है कि Fe होगा, उसमें फ्लक्स मिला है SiO2, तो हमारा FeSiO3 एक स्लैग बन जाएगा जो फ्यूजिबल होगा। फ्यूजिबल का मतलब मेल्ट की फॉर्म में रहेगा, मेल्टेड होगा। बेसिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, एक बेसिक ऑक्साइड लाइक CaO MgO Fe2O3 विच इज यूज्ड। बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, which is used to remove acidic impurity like FiO2 और P4O10। ठीक है, अब एग्जांपल भी लिखा है, जैसे P4O10 था उसमें फ्लक्स मिला है CaO, तो कैल्शियम का फॉस्फेट मिला फिजिकल, जिसको हम लोग फ्यूजिबल स्लैग बोलते हैं। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट रूल भी यहाँ पर दिया है, किसका, Ca3PO4 के बारे में मैंने एक पॉइंट और लिखा है, वैसे तो यूजफुल नहीं है बट फिर भी लिख दिया नॉलेज के लिए। क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज थॉमस स्लैग। जो कैल्शियम फॉस्फेट की जो स्लैग होती है उसको थॉमस स्लैग भी बोलते हैं, which used in road and building construction। ये रोड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। अब स्लैग के बारे में लिखा है, स्लैग क्या होता है, स्लैग में लिखा है a fusible immiscible mass obtained when flux react with impurity। एक फ्यूजिबल और इमिसिबल मास होगा, मतलब एक फ्यूजिबल और इमिसिबल लिक्विड होगा। इमिसिबल लिक्विड का मतलब बोलो, जो मिक्स नहीं होता, जो किसी के साथ मिक्स ना हो, है ना।
तो इसकी प्रॉपर्टी है फ्यूजिबल और इमिसिबल मास ऑब्टेन्ड व्हेन फ्लक्स रिएक्ट विद इम्प्योरिटी। स्लैग इज इमिसिबल विद लिक्विड मेटल, ये लिक्विड मेटल के साथ and also has lesser density than liquid metal, so it floats, है ना। so इसको फ्लोट को ढंग से लिख देता हूं मैं, so it floats over liquid metal and protect the metal from reoxidation। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्लैग देखो, पहली चीज स्लैग कब बनता है, जब हमारा फ्लक्स, जो हम लोग डेलिबरेटली इंटेंशनली बाहर से एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड ऐड कर रहे हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं, वो इम्प्योरिटी से रिएक्शन करता है तो हमारा फ्लक्स बनता है। फ्लक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लक्स इमिसिबल होता है, फ्लक्स लिक्विड फॉर्म में होगा, फ्लक्स की डेंसिटी लो होगी, फ्लक्स लिक्विड मेटल के ऊपर इकट्ठा होगा और जो लिक्विड मेटल को और फर्दर रीऑक्सीडेशन से रोकेगा। क्या फ्लक्स के बारे में चीजें क्लियर हो गई सारी? बोलो। इसमें मैंने लिखा है एग्जांपल ब्लास्ट फर्नेस ऑफ आयरन, ये तो जब आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे तब सोचेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आयरन की मेटलर्जी ही है। तो देखो अभी तक हमने क्या करा, अगर हम बात करें हमारे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, हमने हमारी ओर थी, जो हमारी ओर थी उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड करा, मेटल ऑक्साइड मिला, स्मेल्टिंग या रिडक्शन करा हमने, ये सारे मेथड पढ़े। मेटल डिस्प्लेसमेंट कोई अलग मेथड नहीं है। जैसे मान लो कि ऐसा हो सकता है मेटल डिस्प्लेसमेंट के एल्यूमिनियम आया और किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करके खुद का ऑक्साइड बना लिया, वो एक ही चीज है, ठीक। अब हमको इम्प्योर मेटल मिल चुका है, क्या हम लोग इम्प्योर मेटल तक पहुंच गए हैं? हाँ सर। अब हमने बस रिफाइनिंग करनी है, अब हमने बस रिफाइनिंग के इतने मेथड है हमारे पास, है ना, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, क्यूपलेशन, जॉन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेस और अमलगमेशन, है ना। फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। बट रिफाइनिंग पढ़ने से पहले हम लोग कुछ स्पेशल हमारे पास मेटल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनकी मेटलर्जी हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं ना, कि उनकी क्या स्पेशल चीज है उनके मेटलर्जी में, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो ऐसे ही हम लोग सबसे वन बाय वन हम लोग सबकी मेटलर्जी पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ लिया, ठीक है। इस पर मैं मार्क कर देता हूँ। क्या हुआ? आपने इससे पहले जो स्मेल्टिंग वाला पॉइंट बताया था, एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, क्या जानना है बोलिए। जो स्लैग वाला पॉइंट बताया था, जो हाँ लास्ट पॉइंट आपने बताया था, हाँ, ये जिस पे स्टार मार्क किया है वो वाला। देखो स्लैग में क्या होता है, स्लैग, पहली चीज स्लैग बनता कैसे, जब हम लोग डेलिबरेटली कोई ऑक्साइड ऐड करते हैं, वो ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक, कौन सा ऐड करना है वो मुझे ही सोचना पड़ेगा, जो मेटलर्जी कर रहा है उसे सोचना पड़ेगा। अगर हमें को पता है अगर हमारी इम्प्योरिटी बेसिक है तो हमने डेलिबरेटली इंटेंशनली हमने एसिडिक ऑक्साइड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक इम्प्योरिटी से एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा और एक फ्यूजिबल मास बना देगा, उस फ्यूजिबल मास को ही हम लोग स्लैग बोलते हैं। जैसे देखो इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर PO4O10 में कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स की फॉर्म में ऐड किया है ना, में, क्योंकि P4O10 हमारी एक क्या थी, एसिडिक इम्प्योरिटी थी। तो कैल्शियम फॉस्फेट का एक स्लैग बन गया। स्लैग की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्लैग इमिसिबल लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो डेंसिटी बहुत कम है तो लिक्विड मेटल के ऊपर ये रहेगा जिसको हम लोग इजीली रिमूव कर लेंगे। और स्लैग की एक और खास बात होती है, मेटल को रीऑक्सीडेशन से रोकता है। हम लोगों ने क्या करा है, स्मेल्टिंग में मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस ही तो कर रहा है, अब वापस से ऑक्सीडाइज नहीं होने देना, तो उसको रोकना है ऑक्सीडेशन से, तो उसके एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह भी काम करता है इसलिए। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन के मेटलर्जी क्या कहती है, तो देखो इस मेटलर्जी को मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास होता है Fe2O3.XH2O, ये हेमेटाइट है। अरे सोहम को क्या हो गया है भाई, 5 बार तो आ गया ये। हेमेटाइट है हमारे पास, ये क्या होता है हम लोग इसके बारे में लिख देते हैं, दिस इज चीफ ओर ऑफ आयरन। आयरन का चीफ ओर है, मतलब मेनली हम लोग आयरन इसी से लेते हैं।
तो पहले स्टेप में क्या करा हमने, उसकी क्रशिंग करी सबसे पहले, तो देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया बाय ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन से क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने लिखा है सिलिशियस इंप्योरिटी होती है ना, सिलिशियस इंप्योरिटी, इसलिए हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन या फिर इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे तो जो सिलिशियस इंप्योरिटी लाइक जो मिट्टी कंकड़ पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या मिला है, अब हमको मिला है कॉन्सेंट्रेटेड ओर, हमको मिला है कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब उसकी दो चीजें करेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड ओर की रोस्टिंग भी करेंगे और कैल्सिनेशन भी करेंगे। तो देखो रोस्टिंग करते हैं तो क्या क्या होता है, मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ ना, एयर की प्रेजेंस में, कैल्सिनेशन एयर की एब्सेंस में। तो देखो कैल्सिनेशन से क्या, पहले तो देखते हैं रोस्टिंग से क्या होगा। रोस्टिंग एयर की प्रेजेंस है ना, ये सारी चीजें होगी। तो ये सभी लोग क्या है, नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी है, जो अपने ऑक्साइड बनाएंगे, और ऑक्साइड क्या होंगे, वॉलेटाइल। ये हमने रोस्टिंग वाले पार्ट में भी देखा था, ऑक्साइड वॉलेटाइल ऑक्साइड बनेंगे तो वो यहाँ से हट जाएंगे। तो क्या रोस्टिंग से हमने थोड़ी बहुत इंप्योरिटी हटा ली, हाँ सर। बोलो। हाँ। और कैल्सिनेशन में क्या होगा, अगर FeCO3 होगा थोड़ा बहुत इसके अंदर तो FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक चीज और होती है कैल्सिनेशन में, FeO जो होता है वो फर्दर O2 से रिएक्शन करके Fe2O3 बना लेता है। अब इसमें मैंने यहाँ पर लिखा भी है, क्या मैंने यहाँ पर लिखा भी, और जो उस टाइम भी मैंने बताया था कैल्सिनेशन के टाइम भी, कि जो Fe2O3 बना है वो कांट रिएक्ट विथ सिलिका, सो नो स्लैग फॉर्मेशन। ये मैंने बताया था वहां पर भी जब मैंने कैल्सिनेशन पढ़ा रहा था, बोलो याद है तुम्हें, मैंने बताया था पर्पस ऑफ दिस करके कुछ मैंने बताया। देखो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, याद नहीं आ रहा तो। रोस्टिंग, मैंने बताया था रोस्टिंग के अंदर लोअर पर्पस ऑफ दिस, फिर मैंने लास्ट में बताया था हमने लोहा बचा लिया, बताया था ऐसा। हाँ सर। तो ठीक, हमने कैल्सिनेशन भी किया, रोस्टिंग भी किया, ठीक है। इन सब चीजों से क्या होता है वो सब हमने लिख दिया है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले मैं इनको रब कर देता हूँ। अरे यार ये रब नहीं करना था, G4 वाला पार्ट, कोई नहीं वापस लिख देंगे। चलिए पहले मैं इसको वापस लिख देता हूँ, ये क्या है, चीफ और है। अब हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास लास्ट में रोस्टेड ओर या फिर जो भी हमारा ऑक्साइड आया था ओर का वो हमें मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग उसका क्या कराएंगे, स्मेल्टिंग करवाएंगे हम लोग। अब क्या करवाने वाले हैं, अब हम लोग करवाने वाले हैं स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग करने से क्या होगा, जो हमारा रोस्टेड ओर होगा उसका रोस्टेड ओर होगा, मतलब जो ओर का ऑक्साइड होगा, यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर हमको मिल गया ऑक्साइड ऑफ आयरन मिल गया है ना। अब स्मेल्टिंग करवाएंगे तो स्मेल्टिंग करवाने से क्या होगा, स्मेल्टिंग करवाने से उस ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, बोलो इम्प्योर मेटल मिल जाएगा, हाँ। बताओ, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग को भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पर। अब इसमें डालते क्या क्या है, इसमें देखो क्या क्या डालते हैं स्मेल्टिंग के अंदर, ओर डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में कोक डालते हैं, वो अभी मैं बता दूंगा है ना। जब हम लोग अभी देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस तब दिख जाएगा कि और कैल्शियम कार्बोनेट रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में कोक डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है उसमें पिग आयरन। नाम सुना है पिग आयरन का, छोटी क्लासेस में सुना होगा पिग आयरन। हाँ सर। तो हमको क्या मिल गया, हमको पिग आयरन मिल गया, obtained at the bottom of blast furnace प्लस SiO3 स्लैग, वो भी हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में देख लेंगे है ना। अब देखो ये वाला पार्ट तो मतलब कुछ मतलब नहीं है, फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ कि CaSiO3 का यूज कहाँ होता है, यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग। ये मैंने लिखा है एक पॉइंट सबसे ऊपर कि सीमेंट मेकिंग में यूज कर सकते हैं हम लोग स्लैग का। फिर लिखा है पिग आयरन, पिग आयरन का लिखा है पिग आयरन में क्या क्या कंटेंट होता है। पिग आयरन में कार्बन होता है 4 से 5%, बाकी दूसरी इंप्योरिटीज होती है 1%, सल्फर की, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैंगनीज। इसमें कोक और एयर मिला दे पिग आयरन में तो हमको कास्ट आयरन मिलता है, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। अब हमारा यूज क्या है, हमको कास्ट आयरन चाहिए या हमें स्टील चाहिए, उसके बेस पर हम लोग पिग आयरन की रिफाइनिंग दो तरह से कर सकते हैं। एक रिफाइनिंग होती है बेसेमराइजेशन प्रोसेस फॉर स्टील प्रोडक्शन, बेसेमराइजेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैंने लिखा है प्योर O2 इज पास्ड इन मोल्टन पिग आयरन इन बेसेमर कन्वर्टर लाइंड विद CaO। CaO का यूज क्या होता है, फ्लक्स। क्या होता है बेसेमर कन्वर्टर, क्या होता है बेसेमराइजेशन, इसका भी हम लोग बात करेंगे बाद में।
इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 0.5 से 1.5, ठीक है। वो डिपेंड करेगा पिग आयरन की रिफाइनिंग हमने कैसे करनी है, कि हमको बनाना है क्या है इस बात पर। अगर हमें कास्ट आयरन बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग रिफाइनिंग कर लेंगे, और अगर हमें स्टील बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग रिफाइनिंग कर लेंगे। कास्ट आयरन दो तरह का होता है, एक व्हाइट कास्ट आयरन, एक ग्रे कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन के ब्रैकेट में लिखा है कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ सीमेंटाइट। सीमेंटाइट क्या होता है? Fe3C। ग्रे कास्ट आयरन में लिखा हुआ है कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। कास्ट आयरन दो तरह का होता है, व्हाइट और ग्रे, ठीक। अब हम लोग मेन मुद्दा है हमारा स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। इसको मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम में ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ब्लास्ट फर्नेस दिख रही है सभी को? बोलो। ये एनसीईआरटी से ही मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो इसको, है ना। मैंने क्या बोला था, ऊपर से हम लोग क्या डालते हैं, ओर, लाइमस्टोन और कोक। देखो मैं यहाँ पर बोला भी था, ये देखो, और CaCO3 का मतलब लाइमस्टोन और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कोक, ठीक है। ये तीन चीजें हम लोग ऊपर से ऐड कर रहे हैं, ये तीन चीजें मैंने ऊपर से डाली, और Fe2O3 प्लस लाइमस्टोन CaCO3, है ना, और प्लस रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कोक था। अब देखो ये CaCO3 का मतलब क्या है, ये क्यों डाल रहे हैं? ये फ्लक्स की तरह काम करेगा, इनडायरेक्टली फ्लक्स की तरह काम करेगा। मतलब कैसे? कि जैसे देखो पहले मैंने डाला, अब ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर का अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बोलो। हाँ टेम्परेचर रेज हो रहा है ब्लास्ट फर्नेस में, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। क्यों रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे ही मैंने लिखा है ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। नीचे से हम लोग गरम गरम हवाओं का ब्लास्ट डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा ही गर्म हवाएं हैं, है ना, बहुत बहुत ज्यादा हीटेड एयर है ना। अब नीचे देखो यहाँ पर मोल्टन स्लैग बनता है, उसको हम लोग अलग निकाल लेते हैं, जो फ्यूजिबल स्लैग होगा, और वो आयरन से ऊपर ही बनी है क्योंकि उसकी डेंसिटी लेसर है, और इधर मोल्टन आयरन जिसको पिग आयरन बोलते हैं, इसको इधर अलग निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखो अलग अलग जोन होते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो अलग अलग टेम्परेचर है, तो अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग टेम्परेचर जोन मैंने बना रखे हैं, उनके मैं अलग अलग नाम देता हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर टेम्परेचर नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी वाली में नहीं लिखा था, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ। ऊपर कितने जोन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर वाला जोन में लिख देता हूँ 600 केल्विन, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ 600 केल्विन। इसके ऊपर 600 केल्विन का टेम्परेचर होता है। तो सबसे ऊपर होता है रिडक्शन जोन, उसके नीचे होता है स्लैग जोन, उसके नीचे होता है फ्यूजन जोन, और सबसे नीचे है कंबशन जोन। हर जोन का रिएक्शन मैंने इसमें लिख दिया है, ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसको मैंने डिवाइड कर दिया जोन के अकॉर्डिंग। तो सबसे ऊपर क्या रिएक्शन होता है, Fe2O3 CO से रिएक्शन करके, CO कौन है, यहाँ से देखो एग्जॉस्ट गैसेज निकल रही है, कोक मैंने रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में डाला है तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीडाइज होगा CO और CO2 की फॉर्म में, तो एग्जॉस्ट गैसेज जो निकल रही है उन्हीं का यूज करें हम लोग। Fe2O3 रिडक्शन जोन में CO से रिएक्शन करके Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है, और CO खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है CO2 में। अब फर्दर Fe3O4 CO से रिएक्शन करके खुद को FeO में रिड्यूस कर लेता है, और CO2 का CO में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, डायरेक्टली हमने याद रखना है, ठीक है। अब ऊपर से देखो हमने क्या डाला था, हमने लाइमस्टोन डाला था CaO, बोलो। हाँ सर। बताओ। अब स्लैग जोन में क्या होगा, स्लैग जोन में स्लैग बनेगा, रिडक्शन जोन में रिडक्शन हो रहा था, स्लैग जोन में स्लैग बनेगा। तो पहले तो CaCO3 डिकम्पोज होता है CaO में, तो CaO हमारा क्या बन गया, बेसिक फ्लक्स बन गया है। अब ये जो मेरा बेसिक फ्लक्स है वो SiO2 की इंप्योरिटी से रिएक्शन करेगा। ऑब्वियसली आयरन में सिलिशियस इंप्योरिटी होती है SiO2 की, तो CaSiO3 का स्लैग बना देगा। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में क्या होगा, सब कुछ फ्यूज हो जाएगा। FeO था वो CO से फर्दर रिएक्शन करके Fe लिक्विड में चला जाता है, Fe लिक्विड में चला गया और CO2 में आ गया। और जो कार्बन होगा, कार्बन को वो CO से रिएक्शन करके CO में कन्वर्ट कर लेगा खुद को, और CO एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। क्योंकि हमने ऊपर ही देखा था एक ग्राफ में, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट CO होता है FeO के लिए। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, CO। देखो Fe के लिए, आयरन के मेटलर्जी के लिए CO ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो हम CO को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे इसमें। ऊपर से डाला था कोक, बट वो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, वो CO की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो देखो वो CO की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, C था वो CO2 से रिएक्शन करके CO की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये CO ही रिड्यूस करेगा हमारे आयरन को, देख लो हर जगह यही हो रहा है, आयरन को CO ही रिड्यूस कर रहा है, दिख रहा है, बोलो। हाँ हाँ लास्ट में है कंबशन जोन। कंबशन जोन में क्या होगा, कंबशन होगा, कार्बन कंबशन, कार्बन का कंबशन वाला प्रोडक्ट CO2 मिल जाएगा। जो लास्ट में अगर थोड़ा बहुत FeO बचा होगा वो कार्बन से रिड्यूस होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई मुझे बता सकता है FeO कार्बन से रिड्यूस क्यों हुआ है, CO से रिड्यूस क्यों नहीं हुआ? सर हमने देखा था सर, कार्बन बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है इसके लिए। नहीं, नीचे नीचे जाने पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नीचे आने पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग नहीं होता, कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग होता है। वो लिंगम डायग्राम में देखा था आयरन के अंदर, हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे नीचे आ गए हैं तो नीचे वाले केस में क्या होगा, नीचे वाले केस में कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा और जो बचा कुछ आयरन ऑक्साइड है वो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आयरन सॉलिड है वो आयरन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर नीचे आ गए कंबशन जोन में तो आयरन मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में पिग आयरन के फॉर्म में हम लोग निकाल लेंगे। ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम के साथ जो भी एक्सप्लेनेशन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखें, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? तो देखो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमने स्मेल्टिंग पढ़ लिया, ब्लास्ट फर्नेस पढ़ लिया, हमने पिग आयरन निकाल लिया। पिग आयरन की रिफाइनिंग का जो बेसेमराइजेशन वाला मेथड है ना उसको हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग वाले प्रोसेस। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा अभी तो रुका है और भी लिखा हुआ है, हमने लिखा है प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इन CO पर्टिकुलरली इन अपर एंड मिडिल पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ये पॉइंट समझ आया? पर्टिकुलरली व्हाई इन अपर एंड मिडिल पार्ट, नॉट इन लोअर पार्ट, व्हाई? टेम्परेचर ज्यादा है लोअर पार्ट में कार्बन है। हाँ लोअर पार्ट में कार्बन है ना, लोअर पार्ट में कार्बन है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और हमने देखो उस मेटलर्जी वाले उस डायग्राम में हमने देखा ही था, वापस दिखा देता हूँ कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो देखो C से CO2 वाला ग्राफ है ना वो जस्ट नीचे है और ये वाला ग्राफ ऊपर है, इसलिए C से CO2 वाले पार्ट से रिडक्शन होगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। इसलिए हाई टेम्परेचर वाले में CO एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए मैंने लिखा है प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट इज CO इन अपर एंड मिडिल पार्ट इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखिए जिसको भी अच्छे से याद रखें, है ना, ये भी अच्छा पॉइंट है। क्या? MgO act as a refractory material, inner lining of furnace is made of, अच्छा अलग पॉइंट है ये, मैंने क्या पढ़ दिया, देखो एक पॉइंट तो एक है MgO is act as a refractory material, ठीक है। MgO मेरा रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह यूज होता है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ फर्नेस इज मेड ऑफ MgO एक्सेप्ट इन स्लैग जोन वेयर ग्रेफाइट लाइनिंग इज यूज्ड। अच्छा ग्रेफाइट लाइनिंग इज यूज्ड लोअर पोर्शन में ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है? कि हम बोलते हैं कि जो ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग ये होती है लाइनिंग, ये लाइनिंग मेरी MgO की बनी हुई रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज होगा। देखो जनरली हम लोग ढाबे वगैरह पे जाते हैं वहां पर जो नान सेकते हैं एक भट्टी में, उनमें रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन होता है बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। बोलो यार बोलो, रिफ्रैक्ट अरे उसके ऊपर वो मिट्टी से बना के रखते हैं ना उसको, ताकि बाहर लोगों तक बहुत गर्मी ना पहुंचे, सारी गर्मी अंदर ही खत्म हो जाए, तो बाहर मिट्टी मिट्टी लगा के रखते हैं ना कुछ अंदर, देखा होगा तुमने, या सीमेंट का बना के रखते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल एज ए वो मिट्टी यूज करें हम लोग। ऐसे ही हमारी जो ब्लास्ट फर्नेस है
इसमें ऊपर वाले पोर्शन में तो MgO एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज कर रहे हैं, बट सबसे नीचे जो ये वाला जोन है मोल्टन स्लैग, ये वाला जोन, यहाँ पर रिफ्रैक्टरी मटेरियल हमारा ग्रेफाइट यूज हो गया है। क्यों यूज हो गया है ग्रेफाइट? हमारा ग्रेफाइट इसलिए यूज हो गया है क्योंकि अगर हम लोग, क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि जो नीचे जो मोल्टन स्लैग आया है उसमें सिलिका है, CaSiO3, वहां पर सिलिका है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत भी सिलिका MgO से रिएक्शन करेगा, तो जैसे कैल्शियम से रिएक्शन करके CaSiO3 बना दिया था, वैसे MgO से रिएक्शन करके MgSiO3 भी बना सकता है, क्योंकि वहां पर वो सिलिका रखा रहेगा, ठीक है। तो हमारी जो लाइनिंग हो वो बेकार ना हो, इसलिए नीचे ग्रेफाइट की लाइनिंग यूज करते हैं, ऊपर MgO की। वैसे तो कोई सेंस नहीं इस बात को बताने का, बट मैंने वैसे ही बता दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम नीचे इसलिए नहीं यूज करें क्योंकि जब MgO हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस हो जाएगा Mg में, और फिर जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो वापस जाकर तो आयन से रिएक्ट हो जाएगा। नहीं, MgO रिड्यूस हो तो जाएगा, बट ऑक्सीडाइज कौन होगा फिर उस केस में? और ऐसा कौन है जो मैग्नीशियम को रिड्यूस कर देगा? पहले ये भी तो बोलो। हाई टेम्परेचर पर नहीं नहीं, ये MgO इज एक्ट एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ये इसकी खास बात है। हाई टेम्परेचर भी इसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है MgO की। रिफ्रैक्टरी मटेरियल में इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो नीचे सिलिका से रिएक्शन ना हो जाए मोल्टन स्लैग में जो सिलिका है, इसलिए नीचे ग्रेफाइट एज ए लाइनिंग यूज कर लेते हैं हम लोग। इतना क्लियर है? ओके चलिए, अब देखो एक नोट डाल के एक फैक्ट बेस्ड बात लिखिए। रॉट आयरन का नाम सुना है? रॉट आयरन? नहीं सर। जैसे आयरन के अलग अलग फॉर्म है हमारे पास, जैसे हमने अभी तक देखा कास्ट आयरन, पिग आयरन, वैसे ही तो बोलते हैं रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, है ना। फैक्ट है कि रॉट आयरन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। स्टार्टिंग की 3 मेटलर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक आयरन, एक एल्यूमिनियम, और एक उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉपर, पिग आयरन ठीक है। तो पिग आयरन वाला डेफिनेशन दिखाइए। ब्रेक हो रहा है तेरा। पिग आयरन का डेफिनेशन मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ लिखा है। पिग आयरन ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। चलिए, तो देखो हमने अभी तक मेटलर्जी ऑफ आयरन को ब्रीफ में पढ़ा था ना, मैंने एक फ्लो चार्ट से बता दिया, उसमें जो ब्लास्ट फर्नेस था इंपॉर्टेंट उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब हम लोग बात करते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो हमारे पास C4 होता है वो होता है Al2O3.XH2, जिसको AlOX OH होल 3-2x भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस 0 to 1। ये पहले भी मैंने बताया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। C4 होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा इसमें सिलिका भी मिला होता है, Fe2O3 मिला होता है, TiO2 भी मिला होता है। ये क्या है? ये तो गंदगी है हमारी, गैंग है हमारी, इम्प्योरिटी है हमारी। सबसे पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग करेंगे तो क्रश्ड ओर मिलेगा, ठीक है। अब उस क्रश्ड ओर का कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन करने के 3 मेथड है हमारे पास यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। एक होता है बेयर्स प्रोसेस, एक होता है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, सॉरी हॉल्स प्रोसेस ओनली, हॉल हेरोल्ड्स नहीं, हॉल्स। एक होता है बेयर प्रोसेस, एक होता है हॉल प्रोसेस, एक होता है सरपेक प्रोसेस। फिर उससे हमें प्योर एल्यूमिना मिलता है, उसका रिडक्शन करते हैं बाय हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। फिर जो प्योर एल्यूमिना मिला है वो बहुत ज्यादा प्योर नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट प्योर है 99.5 to 99.8, बट हमें बहुत ज्यादा प्योर एल्यूमिनियम का रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉपर ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोग बहुत प्योर फॉर्म में और भी यूज करते हैं। तो फर्दर प्योरिफाइड बाय हुप्स प्रोसेस, ठीक है। तो देखो बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस, कंसेंट्रेशन 3 मेथड से हो सकता है। बेयर प्रोसेस हमने कहां पढ़ा था? पढ़ा था, किसी को याद है कहां पढ़ा
था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अरे भाई कौन है ये? concentration of red bauxite. यस, ये हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइड लीचिंग के अंदर हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, लीचिंग में पढ़ा था। बेयर्स प्रोसेस मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, हॉल प्रोसेस अभी पढ़ा देंगे, सरपेक प्रोसेस अभी पढ़ा देंगे, उससे हमें प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा, फिर उसका डायरेक्ट रिडक्शन कर देंगे। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड और का ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि डायरेक्टली हमको प्योर एल्यूमिना मिल चुका है जो ऑलरेडी एक ऑक्साइड है। फिर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे बाय हेरोल्ड हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, जो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब बेयर प्रोसेस पढ़ लिया, अब हम लोग बात करते हैं हॉल्स और सरपेक प्रोसेस की। हॉल प्रोसेस कहाँ यूज होता है? रेड बॉक्साइड के लिए यूज होता है। सरपेक प्रोसेस कहाँ यूज होता है? फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाइट बॉक्साइड। दोनों मेथड लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, बट उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। क्या? कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल कोई सॉल्वेंट डिसॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग Na2CO3 डिसॉल्व करते हैं, फिर फ्यूज करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमें मिलता है। अब उसमें H2O लिक्विड मिलाया और CO2 गैस डाली, ठीक है, तो हमें एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, इसका पीपीटी होता है व्हाइट कलर का। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है जिसका पीपीटी होता है व्हाइट कलर का, उसको हीट करेंगे तो उसमें से वाटर निकल जाएगा और Al2O3 सिर्फ हमें मिलेगा जो कि प्योर एल्यूमिना होगा, ठीक है। Al2O3 मिला है हमें, जो कि एक प्योर एल्यूमिना हमारे पास है। अब कोई मुझे ये नहीं बोलेगा रेड बॉक्साइड क्या होता है, व्हाइट बॉक्साइड क्या होता है। मैंने पहले इनका पूरा का पूरा सब कुछ बता रखा है कि रेड बॉक्साइड में कौन कौन इंप्योरिटी होती है, व्हाइट बॉक्साइड में कौन कौन होती है। सरपेक प्रोसेस में क्या है, सब कुछ सेम है, बस इसमें N2 गैस और कार्बन डालते हैं तो हमें एल्यूमिनियम का नाइट्राइड मिलता है, उसका हाइड्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो देखो एल्यूमिनियम का नाइट्राइड कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, OH 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 H H H, तो एक तो NH3 मिला और एक एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिला जिसका व्हाइट पीपीटी मिलेगा। सेम अगेन उसको हीट करेंगे हम लोग, उसको हीट करेंगे तो प्योर एल्यूमिना हमको मिल जाएगा Al2O3। प्रोसेस क्या है, डायरेक्टली हमको ये रिएजेंट्स याद रखने कि सरपेक प्रोसेस में N2 गैस और कार्बन सॉलिड हमने ऐड किया है, ठीक है, और रेड बॉक्साइड में Na2CO3 था जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, फिर उसमें वाटर CO2 डाला हमने, ठीक। तो डायरेक्ट सरपेक और हॉल्स मेथड से ऐसे प्योर एल्यूमिना हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, कि हमारा जो Al2O3 था उसका रिडक्शन हम लोग कर रहे हैं बाय हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, ठीक। इसमें मैं लिख देता हूँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सिंपल भी है। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 मतलब एल्यूमिना मिक्स्ड विथ क्रायोलाइट। इसको मिक्स कर रहे हैं हम लोग क्रायोलाइट के साथ। क्रायोलाइट क्या होता है? Na3LF6 प्लस फ्लोर्सपार, वो क्या होता है? CaF2 प्लस AlF3 इन मोल्टन स्टेट। एल्यूमिना में मैंने तीन चीजें ऐड करी है, सुन लो ध्यान से। क्रायोलाइट जिसको हम लोग Na3LF6 बोलते हैं, प्लस फ्लोर्सपार, हो सकता है फ्लोर्सपार का स्पेलिंग गलत लिखा हो बट कोई नहीं, फ्लोर्सपार नाम हमें पता चल गया और CaF2 होता है हमें पता चल गया, प्लस AlF3 इन मोल्टन स्टेट। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई तो एथोड हो, कोई तो कैथोड होगा, कोई एनोड होगा। तो इसमें एनोड होता है हमारा ग्रेफाइट रोड और कैथोड होता है स्टील कोटेड विथ कार्बन, ठीक है। कैथोड होता है स्टील कोटेड विथ कार्बन और एनोड होता है ग्रेफाइट रोड। अब हमारे पास मेल्ट मिक्सचर में कौन कौन है? देखो हमने इन सभी को मोल्टन स्टेट में मिलाया था, उसको हम लोग मेल्ट मिक्सचर बोल रहे हैं। मेल्ट मिक्सचर में एक तो Al2O3 था, उसमें AlF3 मिलाया था, CaF2 मिलाया था और Na3LF6 मिलाया था। CaF2 है ये, है ना, इसको मैं F2 लिख देता हूँ, दिस इज CaF2। अब देखो इनका परसेंटेज कंपोजिशन देखो जो बड़ा भयानक है ना, जो दिखने में अजीब लग रहा है। Na3LF6 CaF2 और Al3 और Al2O3 का परसेंटेज कंपोजिशन देखो। Na3LF6 85% है, बाकी सभी लोग 5% है, ठीक है। चलिए तो जो मैंने ऊपर लिखा है ये बाउंड्री सेपरेट कर देता हूं, ये तो इनका बाउंड्री है ना। जो ऊपर है वो तो मेल्ट मिक्सचर है। मेल्ट मिक्सचर में कौन है? Na3LF6 CaF2 AlF3 और Al2O3। ऊपर ये तीन रॉड बना रखी है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है मैंने। तीन रॉड्स बना रखी है पॉजिटिव टर्मिनल, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट रॉड्स, जो मेरी एनोड है, ठीक है।
और ये मेरा कैथोड है, कार्बन लाइनिंग हो रखी है बाहर, मतलब कोटेड विथ कार्बन। ये स्टील होता है जिसको कार्बन से कोटेड कर रखा है, इसलिए कार्बन लाइनिंग लिख रखा है। ये मेरा कैथोड है, मेरा कंटेनर कैथोड का है, जिसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। और नीचे मेरा मोल्टन एल्यूमिना है जो हमको मिलेगा अलग से, जिसको मैं यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो ध्यान से सुनो। क्रायोलाइट एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिना एंड डिसॉल्व्स एल्यूमिना। ठीक है, क्रायोलाइट हमारा सॉल्वेंट है, इसलिए 85% उसको मिला है। अब इसका काम क्या है? हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज वेरी हाई, अप्रॉक्स 2000 डिग्री सेल्सियस। Mixing cryolite and fluorspar increase the conductivity and decrease the melting point of melt, decrease to nearly 900 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या करा, हमने क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाया। ये मिलाने से क्या होगा, हमारा Al2O3 जो मेल्ट मिक्सचर है, ऑब्वियसली एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, तो मोल्टन स्टेट में लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, क्यू कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ जाने वाली टेंडेंसी बहुत अच्छी होगी। अब रिएक्शन इन्वॉल्व देखो क्या है। एनोड पर दो रिएक्शन हो रही है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो देखो आज तक हमने क्या पढ़ा है, मेरी ग्रेफाइट रॉड पार्टिसिपेट करती है क्या? ग्रेफाइट रॉड कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है? आज तक हमने क्या पढ़ा है? नहीं करती। बट इसमें एकदम अलग है, इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व देखो, इसमें एकदम अलग है। इसमें मेरी ग्रेफाइट रॉड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। जो ग्रेफाइट रॉड एनोड की है ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। ग्रेफाइट रॉड का कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, या तो CO देगा या फिर CO2 देगा। तो मैंने लिखा है दिस ऑक्साइड आयन इज कमिंग फ्रॉम एल्यूमिना। ये ऑक्साइड आयन कहां से आया है? ये एल्यूमिना से आया है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिना रिड्यूस होगा तो ऑक्साइड आयन बचेगा ना, उससे रिएक्शन कौन करेगा? मेरा कार्बन। कौन सा वाला? ग्रेफाइट वाला। तो रिएक्शन एनोड पर ये होगी, ग्रेफाइट आयरन जो ग्रेफाइट होगा कार्बन वाला ऑक्साइड हो जाएगा या तो CO में या CO2 गैस में। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड वाली रिएक्शन अलग लिखी हुई है कि एल्यूमिनियम 3+ जो होगा मेरा, एल्यूमिनियम 3+, वो एल्यूमिनियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने नीचे लिखा भी है मार्क करके, सिंस ग्रेफाइट एनोड इज कंज्यूम्ड, और ब्रैकेट में लिखा है नियरली 0.5 kg ऑफ ग्रेफाइट इज कंज्यूम्ड पर kg ऑफ एल्यूमिना मेटल प्रोड्यूस, दे आर रिप्लेस्ड टाइम टू टाइम। तो मैं बोलता हूं कि मेरा जो ग्रेफाइट है वो कंज्यूम्ड होगा। कितना कंज्यूम होगा? 1 kg अगर एल्यूमिना मेटल मिला है तो ½ kg रॉड कंज्यूम हो जाएगा। ये कैसे पता लगा है? ये ओवरऑल रिएक्शन से पता लगा है। देखो ओवरऑल रिएक्शन कैसे बनाई है, ये एनोड वाली रिएक्शन और कैथोड वाली रिएक्शन को ऐड कर दो। ऐड कैसे करना है? ऐड करना है हमें इसको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके। तो ऐड करोगे तो रिएक्शन ये बनेगा, Al2O3 + 3 कार्बन गिव्स 2 एल्यूमिनियम लिक्विड + 3 CO। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। अब देखो मैंने एक डायग्राम और ऐड किया है यहाँ पर। ये वाला डायग्राम है ना, ये NCERT से लिया है। कि देखो ऊपर जो ये थोड़ा सा कलर है, कौन सा कलर है? मेरे को तो पिंक पिंक सा लग रहा है। मोल्टन Al2O3 + Na3Lf6 डाला है ना, उसमें फ्लोरस्पार और CF2 और ये सब भी है। और सबसे नीचे जो ग्रे कलर में, वो नीचे मोल्टन एल्यूमिनियम है। बाहर ये एनोड ग्रेफाइट है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। उसके बाद मेरा कौन है? उसके बाद है मेरा स्टील वेसल है विद कार्बन लाइनिंग, जो मेरा कैथोड है। वही सब है जो मैंने बनाया था ना। समझ आती है इतनी बात? बोलो। हाँ। चलिए, अब ये मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर दिया एल्यूमिनियम का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की 3 मेटलर्जी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आयरन, एल्यूमिनियम ऑफ कॉपर। तीनों को पढ़ लो। देखो तो बहुत बड़ा सा लिखा है इसमें, मैंने देख तक कॉपर हमारे पास देखो, मेटलर्जी ऑफ कॉपर बचा है, मेटलर्जी ऑफ जिंक बचा है, मेटलर्जी ऑफ लेड बचा है, मेटलर्जी ऑफ टिन बचा है, हमारे पास मेटलर्जी ऑफ Mg बचा है, हमारे पास प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बचे हैं। बताया है मैंने चैप्टर का भी। ये इमेजेस ऐड करने के बाद PDF इतना ज़्यादा हैंग हो रहा है। चलिए हम लोग कहाँ थे? मेटलर्जी ऑफ कॉपर, सॉरी। तो देखो इसमें क्या होता है,
इसमें अगेन मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। चीफ ओर क्या है मेटलर्जी ऑफ कॉपर में? कॉपर का चीफ ओर क्या है? सर कॉपर चाल्कोपाइराइट। चीफ ओर है चैल्कोपाइराइट, नहीं कॉपर पायराइट है ना, वही सब बात है। कॉपर पायराइट या चैल्कोपाइराइट है ना, जो हमारा CuFeS2 होता है। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Cu2Fe2S4, जिसको CuS प्लस Fe2S3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, जो CuS और Fe2S3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब Fe2S3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको अलग एरो मार्क करके मैंने लिखा है नीचे कि वो FeS और FeS2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें FeS होता है Fe2 प्लस और H2 माइनस में, और FeS2 होता है Fe2 प्लस और H2 माइनस की फॉर्म में। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता था सारी मैंने बात लिख दी। CuFeS2 एम्पिरिकल फार्मूला है, Cu2Fe2S4 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो Cu2S और Fe2S3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe2S3 FeS और FeS2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उनका मैंने पूरा लिख दिया है, सारा चार्ज वगैरह सब। इतनी बात क्लियर है? बोलो। अब ये फ्लो चार्ट है जिसमें सब कुछ हो जाएगा। फ्लो चार्ट को ध्यान से समझो। देखो फ्लो चार्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या था, मेरा कॉपर पायराइट था, उसकी क्रशिंग ग्राइंडिंग करी तो मेरे को क्रश्ड ओर मिला। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हैं, तो देखो हमने ऐसा पढ़ा था, कभी भी सल्फाइड ओर आते हैं तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन किसकी हेल्प से करते हैं? बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। बिकॉज ब्रैकेट में लिखा भी है बिकॉज सल्फाइड ओर आएगा तो फ्रोथ फ्लोटेशन की हेल्प से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। बोलिए। अब देखो हमें क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है कॉन्सेंट्रेटेड ओर। कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमें मिल गया है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमें मिल गया है, और जो कि सल्फाइड का ओर था, तो हमेशा हमें पता है सल्फाइड ओर में हम लोग रोस्टिंग करते हैं ना कि कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर में रोस्टिंग करते हैं, तुम्हें पता है। हाँ और रोस्टिंग हमेशा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन इन रेवर्बेटरी फर्नेस होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इन रेवर्बेटरी फर्नेस। हमें मिलेगा रोस्टेड ओर। अब रोस्टेड ओर में क्या क्या होगा? रोस्टेड ओर में होगा Cu2S होगा, FeS होगा, FeO होगा, लिटिल Cu2 होगा। ठीक है, ये सब हमें रोस्टेड ओर में मिलेगा, Cu2S, FeS, FeO, लिटिल Cu2। अब स्मेल्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस, अब स्मेल्टिंग करेंगे। ठीक है, उस पर हम लोग क्या डालेंगे? सिलिका डालेंगे, कोक डालेंगे, हॉट एयर ब्लास्ट के साथ। तो हमको क्या मिलेगा? कॉपर मैटी मिलेगा। ये डबल टी है ना, कॉपर मैटी, लिक्विड फॉर्म में। प्लस हमको क्या मिलेगा? प्लस हमको एक स्लैग मिलेगा। कॉपर मैटी क्या होता है? मेनली कंटेन्स कॉपर का सल्फाइड प्लस आयरन का सल्फाइड, Cu2S प्लस FeS। लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसमें कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड होता है। अब इसमें मैंने लिखा है चार्ज्ड इनटू बेसिमर कन्वर्टन फॉर सेल्फ रिडक्शन, प्लस उसमें SiO2 भी डालते हैं और O2 भी डालते हैं। अब बेसिमर कन्वर्टर में डालते हैं तो हमको मिलता है ब्लिस्टर कॉपर, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ब्लिस्टर कॉपर कैसा होता है? 99 से 98% प्योर होता है। फिर हम लोग बोलते हैं प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक और पोलिंग प्रोसेस। पोलिंग प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से इसको प्योरिफाइड करेंगे तो हमें 99.9 या फिर 99.5% प्योर कॉपर मिल जाएगा। फ्लो चार्ट समझ, बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है बट बहुत शॉर्ट में मैंने सब लिख दिया है। बोलो। चलिए फ्लो चार्ट में देखो कितनी चीजें ऐसी थी जो हमने नहीं पढ़ी। फ्लो चार्ट में हमने यहाँ तक तो पढ़ा है कि रोस्टेड ओर तक तो हम पहुंच जाएंगे। फिर स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, कॉपर मेटी क्या होता है, बेसिमर कन्वर्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने नहीं पढ़ी। रोस्टेड ओर तक तो हमने पढ़ा है क्योंकि सल्फाइड ओर था इसलिए रोस्टिंग करेंगे, सल्फाइड ओर था इसलिए फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे। अब देखो इसमें मैंने एक चीज लिखा है नोट डाल के, क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है नोट डाल के मैंने क्या, वाई कोक इज एडेड ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ रोस्टेड कॉपर पायराइट। मैं कोक क्यों मिला रहा हूं इसमें स्मेल्टिंग वाले प्रोसेस में? सिलिका डाला, कोक डाला, हॉट एयर ब्लास्ट डाला, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कोक क्यों मिला रहा हूं? वाई कोक इज एडेड ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइट। तो मैं क्या बोलता हूं, अगर FeS का मैंने FeS का O2 के साथ रिएक्शन किया तो FeO प्लस SO2 मिलेगा, फिर SiO2 से रिएक्शन करके वो FeSiO3 स्लैग बना लेगा। तो मैंने लिखा है क्या, कोक इज एडेड ड्यूरिंग स्मेल्टिंग टू स्टॉप और प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ FeO टू Fe2O3। कोक इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोसेस उल्टा हो रहा है, हम चाहते हैं कि FeO ही रहे, Fe2O3 ना बने। क्यों? क्योंकि अगर वो Fe2O3 बन जाएगा तो नो स्लैग फॉर्मेशन होगा, और हमारे में तो कॉपर को हमें निकालना है ना कि आयरन को। कॉपर हमारा इम्प्योरिटी है तो हम चाह रहे हैं कि मेरा कॉपर स्लैग की फॉर्म में निकल जाए। अगर कार्बन नहीं डालेंगे तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3 में। हम नहीं चाहते कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो, वो स्लैग की फॉर्म में बाहर हो जाए, तो हम बोलते हैं FeO फॉर्म स्लैग विद SiO2। इसलिए हम लोग उसको FeO की फॉर्म में ही रहने देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग साथ में कोक डाल रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में। क्लियर हुई इतनी बात? बोलो क्या हुआ? कोई कुछ डाउट पूछ रहा है? नहीं है किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब देखो रिएक्शन इन्वॉल्व, क्या रिएक्शन होगी। सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखी है रोस्टिंग की। रोस्टिंग में क्या होता है? रोस्टिंग में सभी लोग अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो CuFeS2 की O2 से रिएक्शन कराई सबसे पहले, तो Cu2S प्लस FeS प्लस O2 मिलेगा। फिर Cu2S O2 से रिएक्शन करके Cu2 और SO2 बना देता है। इसके ब्रैकेट में लिखा है मैंने माइनर रिएक्शन। ये एक माइनर रिएक्शन है, जनरली बहुत ज्यादा एक्सटेंट में नहीं होती है रिएक्शन, थोड़ा सा Cu2O मिलेगा। फिर FeS O2 से रिएक्शन करके FeO बना लेता है। FeS Cu2O से रिएक्शन करके भी FeO बना लेता है। क्यों? क्योंकि आयरन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कॉपर, इसलिए आयरन खुद ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा और कॉपर को बोल देगा तू सल्फाइड रख, तू सल्फर रख। ठीक है, तो आयरन ने खुद अपना ऑक्साइड बना लिया है। हमेशा रोस्टिंग में आयरन ने अपने ऑक्साइड बना लिए हैं, बट कॉपर का ऑक्साइड थोड़ा सा ही बना है, बस कॉपर का सल्फाइड बना। ठीक है, और दूसरी चीजें क्या होती है रोस्टिंग में? अदर इंप्योरिटीज कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय दिस रोस्टिंग प्रोसेस, लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी की इंप्योरिटी होगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O3 और Sb2O3 की फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब जो रोस्टेड ओर मेरा बना है उसमें क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लिखा है रोस्टेड ओर मेनली कंटेन्स Cu2S, FeO, FeS प्लस लिटिल Cu2। इतनी बात समझ आती है? चलिए, तो इस रोस्टिंग वाली सारी रिएक्शन मैंने लिख ली। ओके, अब बात करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है? इन ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग में क्या क्या रिएक्शन होती है? सबसे पहली रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, सल्फर गंदा लग रहा है। तो क्या होगा? SiO2 से रिएक्शन करेगा FeO सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में, तो FeSiO3 स्लैग अलग निकल जाएगा। और जो बचा हुआ FeS है, रोस्टेड ओर में FeS भी था, वो भी O2 से रिएक्शन करेगा, FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर SiO2 स्लैग से रिएक्शन कर लेगा, सॉरी फ्लक्स से रिएक्शन करेगा और स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो FeS है वो कुछ FeS Cu2O से भी रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा Cu2O से रिएक्शन? क्योंकि हमने बोला है FeS की एफिनिटी ज्यादा होती है, आयरन की एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, तो वो वापस FeO में कन्वर्ट हुआ तो वापस स्लैग बन गया। अब हमारे पास क्या मिला है? Cu2S। तो Cu2S क्या होता है? कॉपर मैटी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, कॉपर मैटी। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा कॉपर मैटी मेनली कंटेन्स व्हाट? Cu2S एंड FeS। इसमें मेनली Cu2S या FeS ही हमारे पास होता है। अब इसमें देखो क्या है, मेनली हमारे पास इसमें Cu2S और FeS है। अब हमारे को ब्लास्ट फर्नेस में कॉपर, हमने कहाँ गए थे, ये वी गेट कॉपर मैटी, लिक्विड फॉर्म में होता है, विच कंटेन्स 98% Cu2S एंड 2% FeS एंड लिटिल Cu2। थोड़ा बहुत Cu2 है, बट मेनली उसमें 98% Cu2S ही है, कॉपर का सल्फाइड ही है, क्योंकि हर जगह कॉपर सल्फाइड ही हमें मिल रहा था। FeS तो थोड़ा सा है, क्योंकि जितना FeS था वो तो FeO में कन्वर्ट होकर स्लैग बना लिया। मेजर पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग टू रिमूव आयरन इंप्योरिटी इन फॉर्म ऑफ स्लैग। मेजर पर्पस क्या है स्मेल्टिंग का? जो स्मेल्टिंग हमने करवाया क्या है? आयरन के ऑक्साइड, आयरन की इंप्योरिटी हटानी थी इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। तो देखो सारी रिएक्शन स्मेल्टिंग की वही है, आयरन का ऑक्साइड बस स्लैग ही बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसेमर कन्वर्टर में क्या होता है। बेसेमराइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो देखो कन्वर्टर में क्या होता है, मैंने बेसेमर कन्वर्टर का एक डायग्राम भी ऐड करा है, सिमेट्रिक डायग्राम है ना। हम लोग क्या डालते हैं? SiO2 एडेड। तो SiO2 क्या करेगा? एक तो बेसेमर कन्वर्टर में क्या होता है, पहली चीज SiO2 क्यों डाला है? SiO2 हमारा फ्लक्स है, क्योंकि FeO एक एसिडिक ऑक्साइड है, SiO2 एक बेसिक ऑक्साइड है।
सही बोला क्या मैंने? नहीं, FeO एक बेसिक ऑक्साइड है, SiO2 एक एसिडिक है। तो पहले तो FeS जो बचा हुआ है, जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है FeS है, वो O2 से रिएक्शन करके FeO में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 गैस निकल जाएगी। और जो FeO जो बना है वो फ्लक्स बना लेगा SiO2 से रिएक्शन करके, क्योंकि सेल्फ रिडक्शन में भी हमने SiO2 डाला था। अब जो Cu2S है वो O2 से रिएक्शन करेगा और Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे ब्रैकेट में लिखा है थोड़ा बहुत CO भी बन सकता है या फिर कॉपर सल्फेट भी हमें मिल सकता है। कॉपर सल्फेट कहाँ मिलेगा? जहां पर टेम्परेचर कम हो और SO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। बेसेमर कन्वर्टर देखो मैंने लिखा भी यहाँ पर, बेसेमर कन्वर्टर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये टूएट्स क्या होते हैं? वही नोजल टाइप होते हैं, ठीक है। नीचे मोल्टन मैट है, कॉपर मैट है, और सैंड डाला है मतलब SiO2। इधर से हॉट एयर ब्लास्ट और सैंड डाल रहे हैं, ऊपर से ये लाइनिंग है SiO2 की। SiO2 की लाइनिंग क्या काम करेगी? फ्लक्स का काम करेगी, ऊपर से वेस्ट गैसेस निकल जाएगी। अब देखो मैंने बोला है बेसेमर कन्वर्टर में सेल्फ रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन कैसे हुआ? Cu2S था, जो सेल्फ रिडक्शन हमने पहले पढ़ा था वैसे ही हो रहा है। Cu2S O2 से रिएक्शन करा तो Cu और SO2 में गया। जैसे ये थोड़ा बहुत बना, O2 का सप्लाई कम करके टेम्परेचर बढ़ा दी, तो फर्दर Cu2S, Cu2O या Cu या कॉपर सल्फेट जो भी बना है उसके साथ रिएक्शन करके खुद को रिड्यूस करके कॉपर लिक्विड बना लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, और साथ में SO2 गैस निकल जाएगी। ये कॉपर मेरा ब्लिस्टर कॉपर क्यों है बताओ? कॉपर मेरा ब्लिस्टर कॉपर क्यों है? मैंने बताया ब्लिस्टर कॉपर के बारे में, बताया था या नहीं? हाँ सर। तो इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें कॉपर लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है, और उसमें से क्या होता है? SO2 गैस निकलती जा रही है। लिक्विड के बीच बीच में से SO2 गैस निकलेगी तो अंदर एक बबल्स टाइप बन जाएंगे, मतलब ब्लिस्टर बन जाएंगे। तो कॉपर जो हमको मिलता है ब्लिस्टर फॉर्म में मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि कॉपर लिक्विड के ऊपर फफोले हो गए हैं, तो इसलिए उसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। समझ गए इतना? बोलो बोलो यार। हाँ सर। चलिए, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है मेटलर्जी ऑफ जिंक से, उतना हम कल पढ़ेंगे। और कल हम इससे चाहे टाइम मिले चाहे ना मिले, चाहे कम टाइम लगे चाहे ज्यादा टाइम लगे, वैसे तो कल हो ही जाएगा खत्म, ठीक है। तो जितना आज पढ़ा है उसको पढ़ के आना, पढ़ोगे तभी समझ आएगा। खुद से 2-3 बार पढ़ोगे सोचोगे तभी चैप्टर समझ आएगा। मेटलर्जी को हल्के में मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तो तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आ रहा, अदरवाइज बोर्ड के रेस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई सा भी ले लो, जेईई मेन, एडवांस, बिट सेट, जो भी एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।